हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव श्रीवास्तव। मैं एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी हूं और यहां पर मैं आज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एसएससी को क्रैक करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जी हां, अब एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की यहां पे कंप्लीट टीम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए कंप्लीट टीम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं, अपने स्टूडेंट को गाइड कर रही हैं। तो हम यहां पे एसएससी को क्रैक करने के लिए सिविल के स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारा जो डिस्कशन होगा हमारा प्रीवियस ईयर डाटा के बेसिस पे होने वाला है। तो देखिएगा, अगर हम इंजीनियर हैं, हम जानते हैं कि हम हर चीज को इफेक्टिव स्मार्ट वे में करने की कोशिश करते हैं, और अगर स्मार्ट वे में हमें किसी काम को करना है तो हमें उसके लिए एक प्लानिंग होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, हम सिविल के स्टूडेंट हैं, तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो हम वहां मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, हमें यहाँ पे कम ड्यूरेशन में ज्यादा इफेक्टिवली काम करना है, और उसके लिए हमारी कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी होना चाहिए, कोई रणनीति होना चाहिए। और रणनीति अगर अच्छी हो तो सिलेक्शन भी पक्का हो जाता है। किस तरीके से मुझे 50 दिन को यूटिलाइज करना है, ये सारी बातें मैं यहाँ पे जान सकता हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। थोड़े ही समय में जो आप जानना चाहेंगे किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ किस तरीके से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यही स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है और यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है डिस्कशन करने वाले हैं फॉर एसएससी जेई एग्जाम्स, और ये जो हमारा वीडियो है डेडिकेटेड है सिविल के स्टूडेंट्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, उनको हम सक्सेस के और पास ले जाने की बात कर रहे हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के द्वारा, प्रॉपर रणनीति के द्वारा। क्योंकि इस युद्ध में उतरना है तो रणनीति होना बहुत जरूरी है। अगर रणनीति अच्छी नहीं है तो हमें श्योर शॉट सिलेक्शन तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा देर मिले। तो अब हमारे अंदर पैनिक है हम कि 50 दिन बचे हुए हैं, 55 दिन बचे हुए हैं। इस ड्यूरेशन में हम किस तरीके से अपनी स्टडी को कंपाइल करें, क्योंकि सारा डाटा कंपाइल करने की जरूरत है। किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं, ये सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो पहले हम जान लेते हैं एसएससी जेई है क्या। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें एसएससी जेई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन कई स्टूडेंट होंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम 2 टायर्स में, यानी 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है टीयर 1 और दूसरा होता है मेरा टीयर 2। टीयर 1 मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर्स होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर मैं बात करूं टीयर 2, तो टीयर 2 एग्जाम मेरा कन्वेंशनल होता है। मतलब जिस तरीके से हम सेमेस्टर में लिख रहे होते हैं, एग्जाम में लिख रहे होते हैं, उस तरीके से मेरा कन्वेंशनल एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम है आपका, ये 200 मार्क्स का होता है, और ये जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है। ध्यान रखिएगा। और दोनों के कंबाइंड मार्क्स जुड़ के हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, दोनों के। तो दोनों में ही अच्छा स्कोर करना जरूरी है। तो बात हम करते हैं ऑब्जेक्टिव। जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप कन्वेंशनल एग्जाम लिख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव में मैं बात करता हूं, 2 पेपर होते हैं यहाँ पर। एक आपका होगा 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 2 आवर्स का, और इस 2 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपके पास एक नॉन टेक पोर्शन होगा, नॉन टेक्निकल का पोर्शन होगा, और टेक्निकल यानी आपकी सिविल ब्रांच का पोर्शन होगा। उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो 100 मार्क्स का नॉन टेक और 100 मार्क्स का टेक्निकल। अगेन मैं बात कर रहा हूं, इस 100 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रीजनिंग, और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं कि रीजनिंग का पोर्शन 50 मार्क्स का होगा, और दूसरा होता है जीएस एंड जीए का पोर्शन, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, या हम बोलेंगे जो भी हमारे जनरल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी क्वेश्चन होते हैं, ये 50 मार्क्स के होते हैं। तो ऑलरेडी यहां पर काफी सारे आपने देखे होंगे वेरिएशन पॉसिबल है।
तो हमें रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना है। इसके लिए आप ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर इसी साइट पे डला हुआ है विजय सर के द्वारा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जीएस और जीए के लिए भी आपके पास वीडियो अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आपका सिविल का टेक्निकल फोकस करने वाला हूँ, मेनली टेक्निकल। 100 में से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं मुझे, और मैक्सिमम मार्क्स कितने लाने हैं? प्लस 70 प्लस मार्क्स एटलीस्ट चाहिए हैं। जब 70 प्लस मार्क्स की मैं बात करता हूं तब मैं कट ऑफ के बहुत आसपास पहुंचने की बात कर रहा हूं। तो लगभग 65 टू 75 के बीच में आपको मार्क्स चाहिए हैं। 70 प्लस आप अपना टारगेट, क्योंकि हमारा जब बड़ा एम होता है तो हम उसको आसानी से क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एम हमेशा बड़ा रखिएगा। बड़े एम की हम बात करें 70, और आसानी से आप ये 70 मार्क्स यहां पर पा सकते हैं। कैसे, आगे बात करता हूं मैं आपसे, ठीक है। और देखिएगा, जब आप ये प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये प्रिपरेशन आसान हो जाती है। आपको बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, टाइम को मैनेज करना होता है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको बड़ी आसानी से। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर का जो भी डाटा है उस डाटा का एनालिसिस, तो देखेंगे आप, मैंने यहाँ से 2008 का डाटा लिया हुआ है, 2008 से यहाँ पे डाटा लिया हुआ है, और ये 2015 तक लिया हुआ है। तो देखिएगा 2014 के बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। 2014 के बाद एनालिसिस क्या कर रहा हूं, डिफरेंट सब्जेक्ट को उनके वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। अगर मैं देखूं सोम का 2008 में 5 मार्क्स है, 2019 में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, 2010 में 17 मार्क्स, और धीरे धीरे फिर इस तरीके से वेरिएशन। तो डिफरेंट ईयर में मैंने वेरिएशन यहां पर शो किया गया है। अगर मैं देखूं तो फर्स्ट रैंकिंग पे मेरा हमेशा ही कौन रहा है, बिल्डिंग मटेरियल। देखिएगा लगभग 50% तक यहां पे क्वेश्चन पूछे गए बिल्डिंग मटेरियल से, लगभग 50%। अगर एक सब्जेक्ट आपका होता है तो 40 टू 50% तक यहां पे कवर कर रहा है। लेकिन हर साल ये वेरिएशन होता रहता है, उसके बेसिस पे मैंने यहां पे ऑर्डर वाइज इनको मेंशन किया है। देन क्यूएससी, क्वांटिटेटिव सर्वेइंग, ठीक है, अगेन सर्वेइंग की बात करेंगे, एफएम की बात करेंगे, आरसीसी, स्टील, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं बात करूंगा हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, सभी चीजें यहां पर इंक्लूड है। तो देखिएगा WRE और फिर सॉइल की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो देखिएगा अगर मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं, यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज है मेरा बिल्डिंग मटेरियल का। बिल्डिंग मटेरियल के बाद अगर मैं बात करता हूं एफएम का भी अच्छा खासा वेटेज यहां पर बना हुआ है, ठीक है, डबल डिजिट में है। बाकी सभी सिंगल डिजिट में जा रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर्स में। इसी तरीके से मैं आगे की तरफ एनालिसिस करता जाऊंगा तो काफी सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है, जो आपके पास भी अब अवेलेबल हो गया है। तो अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज 2015 के बाद 2016 की, तो 2016 में हमारा एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ था, जिसके कारण यहां पे 2 शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं, और हर शिफ्ट में जो है सब्जेक्ट का वेरिएशन हो रहा है। सब्जेक्ट का क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट का वेरिएशन जो भी हो रहा है, इन सभी सब्जेक्ट के सभी शिफ्ट वाइज मैंने यहां पर मार्क्स, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी मेंशन किया गया है। तो यहां पे अगर मैं 2016 में फिर से देखता हूं, बिल्डिंग मटेरियल अभी भी मेरा लीड सब्जेक्ट रहा है, लीड कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसका पैटर्न देखा जाए, थोड़ा सा वेटेज कम होता जा रहा है। देखिएगा थोड़ा वेटेज, कभी 22 नंबर का हुआ, 28 का, फिर 21 का, तो थोड़ा सा वेटेज शिफ्ट वाइज अगर देख रहे हैं कम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सर्वे का वेटेज, क्यूएससी का वेटेज, ये थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का जो वेटेज है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। एफएम लगभग कांस्टेंट आ रहा है 10 मार्क्स के आसपास, ठीक है। अगेन स्टील भी हमारा आ रहा है, एनवायरमेंट लगभग कांस्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस थोड़े से देखने मिले हैं, कहां पर, ये 4th शिफ्ट में, ठीक है। अगेन मैं बात कर रहा हूं WRE, और WRE में इंक्लूड क्या है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन, WRE का मतलब है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, और यहां पे इंक्लूड क्या कर रहा है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। तो मेजर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो देखे गए हैं, इरिगेशन पोर्शन से पूछे जाते हैं, मेजर जो पूछे जाते हैं इरिगेशन से। तो अगेन सॉइल का पैटर्न देखिएगा, सॉइल में भी शिफ्ट हो रहा है। देखिएगा बीच बीच में ये वहां वेटेज बढ़ रहा है, 8 मार्क्स का है, फिर 7 मार्क्स का है, इस तरीके से वेटेज चेंज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर हम देखें WRE में भी हमारा वेटेज चेंज हो रहा है। तो अगेन मैं 2017 और 18 का डाटा भी यहां पे अगर देखना चाहूं तो 2017 और 18 का डाटा मेरे पास है, तो हमारा बिल्डिंग मटेरियल अगेन लीड कर रहा है। लेकिन अगर देखें तो थोड़ा सा वेरिएशन इस ईयर में भी हमें देखने को मिला है, कहीं अप्स है कहीं डाउन है, किसी शिफ्ट में अप्स है किसी शिफ्ट में डाउन है। जबकि सर्वे कांस्टेंट हो गया है ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का, एफएम भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का कांस्टेंट हो गया है। और अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज भी काफी कम रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में,
ठीक है। तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ WRE का भी लगभग नॉर्मल वेटेज रहा है। सॉइल यहाँ पे फिर से बढ़ गया है, जो 4-5 मार्क्स का आ रहा था वो ऑन एन एवरेज आप करें 5 से 6 मार्क्स का हो गया है, 5 to 6 मार्क्स। तो सॉइल का वेटेज इस पर्टिकुलर ईयर में बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं ईयर टू ईयर हर बार फ्लक्चुएशन हो रहा है हर सब्जेक्ट में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जो कांस्टेंट बने हुए हैं। जैसे मेरा QSC ऑलमोस्ट 10, बिल्डिंग मटेरियल और सर्वेइंग ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बने हुए हैं। सोम भी हम बात करें तो थोड़ा सा कांस्टेंट बना हुआ है यहाँ पे 10 नंबर के आसपास। लास्ट ईयर का डाटा मैं अगर देखना चाहूँ 2018 का, तो 2018 का डाटा मुझसे क्या बोल रहा है कि साहब सोम का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 10 मार्क्स से थोड़ा सा कम हुआ है, जबकि बिल्डिंग मटेरियल भी थोड़ा सा कम हो गया है और बिल्डिंग मटेरियल 20 के आसपास पहुंच गया। कितना? 20 के आसपास, ऑन एन एवरेज 20 के आसपास ये पहुंच गया है। QSC कांस्टेंट बना हुआ है, सर्वेइंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है, FM का वेटेज भी 1-2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन यहाँ पे हुआ है। जबकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एनवायरमेंट का वेटेज अच्छा खासा बढ़ा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 2 मार्क्स से सीधे 5 और 9 मार्क्स और 6 मार्क्स पे आ गए हैं। अगर WRE में बात कर रहा हूं, इसका भी वेटेज देखिएगा 2 मार्क्स से लेकर 14, 10 और 8। तो प्रीवियस ईयर में देखें सॉइल का भी वेटेज चेंज हुआ है, सॉइल का वेटेज। तो अगर मैं इन सारी टेबल को सम अप करना चाहूं कुछ पॉइंट्स में सम अप करना चाहूं, तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हमने किया। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन निकालें, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीजों से, तो हमें ऑब्जर्वेशन समझने की जरूरत है। स्ट्रेटजी बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन समझने की जरूरत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हो रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट के वेटेज में, डिफरेंट सब्जेक्ट के वेटेज में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल का थोड़ा सा कम हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है। जबकि अगर मैं देखूं सॉइल, WRE और हाईवे यानी ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल, WRE और ट्रांसपोर्टेशन, इनका वेटेज थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में देखा है, पिछले 2-3 साल में इनका वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है। थोड़ा सा क्या, कहीं कहीं जो चेंजेस हुए वो थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूं सर्वे जो मेरा है और QSC है, सर्वे और QSC ये मेरे ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं ये? ऑलमोस्ट मेरे कांस्टेंटली पैरेलली चल रहे हैं। जबकि FM में और सोम में मैं देख रहा हूं, FM में और सोम में यहां भी वेटेज में थोड़ा सा गिरावट आई है, ज्यादा नहीं, 1-2 मार्क्स का यहां पे वेरिएशन हो रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस हो चुका है, ऑब्जर्वेशन हो चुका है कि सब्जेक्ट किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। व्हाट अबाउट RCC एंड स्टील? तो RCC स्टील लगभग कांस्टेंट बने हुए हैं, बट उनके जो पैटर्न है एग्जाम में, टॉपिक्स का पैटर्न है, टॉपिक्स का पैटर्न चेंज हुआ है, नंबर ऑफ टॉपिक में वेरिएशन हुआ है। पहले जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनसे कुछ हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन के बाद यहां पे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। वो कैटेगरी जहां पे 10 मार्क्स से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, 10 मार्क्स से ज्यादा के पूछे जा रहे हैं, एक वो कैटेगरी जहां 5 से 10 मार्क्स, और एक वो कैटेगरी जहां 5 मार्क्स से कम के सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो इसको मैं बोल सकता हूं कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन की मैंने बात की है। कंक्लूजन 10 मार्क्स और अबव, 10 मार्क्स और अबव। तो बात करें बिल्डिंग मटेरियल, ऑन एन एवरेज 20 से 25 मार्क्स का प्रीवियस ईयर में देखा गया। सर्वे जो कांस्टेंट बना हुआ है 10 से 12 मार्क्स के बीच में, या हम बोलेंगे 8 से 12 मार्क्स के बीच में। क्वांटिटेटिव सर्वेइंग भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के बीच में, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप देखिएगा यहां पर ये 20 मार्क्स अगर मान लिए 10 मार्क्स, मान लिए 10 मार्क्स 40 ये हो गए हैं, 10 ये 50, तो ऑलमोस्ट ये 4 सब्जेक्ट केवल 50% कवर अप कर रहे हैं। और आपको मैं बोल रहा हूं 100 में से 70 नंबर, 50% आपने यहां पे कवर अप कर लिया। ये 4 सब्जेक्ट को शिद्दत से देख लो तो यहां पे मेजर पोर्शन कवर अप हो रहा है, 4 सब्जेक्ट। और ये 4 सब्जेक्ट करने में आपको मैं नहीं समझता हूं 20 दिन, 15 दिन से ज्यादा का टाइम लगने, 15 से 20 दिन का टाइम आपको यहां पर बस लगने वाला है। अगेन मैं बात करूंगा किन टॉपिक्स की, तो किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है, तो अभी मैं थोड़ी देर से बात करने वाला हूं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर हम बात करें, यहां पे हमने वो सब्जेक्ट रखे हुए हैं जो 5 to 10 मार्क्स, प्रीवियस 3-4 ईयर्स की अगर हम बात करें, 3-4 ईयर में 5 to 10 मार्क्स के बीच में आए हैं, वो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि हमारा आया है 5 to 8 मार्क्स के बीच में वेरी कर रहा है। रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर वो भी हमारा 8 to 9 मार्क्स के बीच में वेरी करता है, 8 to 9 या 7 to 9 आप बोल सकते हैं। जियोटेक जो कि बढ़ के लगभग 8 मार्क्स तक पहुंच चुका है, और जो हाईएस्ट पहुंचा है वो 9 मार्क्स, मतलब अगर हम 100 में से बात करें 9% ये हुआ है, तो हम बात करें 7 to 8 मार्क्स, या हम बात करें 6 to 8 मार्क्स का इसका वेरिएशन
वेरिएशन हम देख सकते हैं। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अगेन जो हम देख रहे हैं इसका 7 to 9 मार्क्स के बीच में वेरिएशन हो रहा है। तो अगेन मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स यहां से कंप्लीट करता हूं तो यहां पे होता है 24%, ऑलमोस्ट 24% यहां पे ये कवर अप कर रहा है। तो 50 वहां और 24 और थोड़ा सा अगर हम बढ़ा लेते हैं तो लगभग 30% तक ये हमारा कवर अप कर सकते हैं ये 4 सब्जेक्ट। तो आप जहां पे 50% है उन सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जबकि यहां सब्जेक्ट को सिलेक्टिव टॉपिक से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में मैंने उन सब्जेक्ट को रखा है जो 5 मार्क्स से कम है ऑन एन एवरेज। तो हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन लेस देन 5 मार्क्स, अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर रिसोर्सेज लेस देन 5 मार्क्स, और ये दोनों ही सब्जेक्ट का जो वेटेज हुआ है 2018 में 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है किस तरीके से इनका वेरिएशन हुआ है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे हो जाते हैं और कम टाइम में हो जाते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आप यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हम वो सिलेक्टेड टॉपिक क्या है उनकी बात यहां पर कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ है, 2 मार्क्स का आ रहा था और 7-8 मार्क्स तक का पूछा गया है। तो हम ऑन एन एवरेज इसको 5-6 साल के डाटा के बेसिस पे लिखेंगे 5 मार्क्स से कम का, तो लगभग ये वाला पोर्शन आपका 20% तक कवर अप कर लेगा। तो आपने 3 सेक्शन डिवाइड किए, 50% जो कवर अप कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट वो हैं जो 30% कवर अप कर रहे हैं और 4 सब्जेक्ट वो हैं जो 20% कवर अप कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इस 20% में मेजर पोर्शन ये दोनों सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं। मेजर पोर्शन एनवायरमेंट और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेक्टेड टॉपिक। तो स्मार्ट स्टडी का यही तरीका होता है कि टाइम कम है, हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए है, इफिशियंसी ज्यादा चाहिए। इंजीनियर हो तो हम वहां पे इफिशियंसी बात करेंगे जहां पे कम इनपुट में आउटपुट ज्यादा आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने कंक्लूजन निकाल लिया किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब सब्जेक्ट के किन टॉपिक पे फोकस करना है ये मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो देखिएगा यहां पे नंबर बाय नंबर हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, रणनीति बनाई है। आपकी युद्ध में रणनीति चाहिए पड़ती है और रणनीति यहां पर बनाई है। बिल्डिंग मटेरियल्स, हाँ बिल्डिंग मटेरियल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीमेंट से, ब्रिक से, स्टोन से, टिम्बर से, कंक्रीट और एग्रीगेट से। और इन सभी में अगर मैं मोस्ट कॉमनली बात करूं, सीमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीगेट से, स्टोन और रॉक से जनरली आपके रॉक्स पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक रॉक का नाम लिख देगा, पूछेगा कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, किस तरीके का रॉक है ये। तो हमें रॉक की जनरल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे इन सभी एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी, इनका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है या इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है। तो ये सारी चीजें हमें टेस्ट के बेसिस पे, जो जनरल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, जनरल प्रॉपर्टीज हमें यहां पर पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनके जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा यहां पे ज्यादा कुछ नहीं भी पूछता है। थोड़ा सा वेरिएशन और हो सकता है तो आपसे पूछ ले कि ब्रिक के टाइप क्या है और ब्रिक कितने टाइप का होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है पर्टिकुलर ब्रिक के। ठीक है, तो ज्यादातर पोर्शन जो पूछा जाता है सीमेंट से पूछा जाता है, एग्रीगेट से पूछा जाता है और ब्रिक पोर्शन से पूछा गया है। साथ ही साथ टिम्बर, अगर हम बात करें कंक्रीट आपका आरसीसी में भी इंक्लूड होता है। तो ये जो कंक्रीट की वैल्यू पूछी जाती है वो आप आरसीसी के लिए भी फायदेमंद है और आपका बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहां आएगा वही आरसीसी का भी क्वेश्चन होगा, आरसीसी में भी वही पॉइंट आप पढ़ने वाले होंगे। तो कंक्रीट आपको दोनों तरफ से बेनिफिशियल होता है। तो कंक्रीट भी एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। टिम्बर में मोस्टली आपसे पूछ सकता है टिम्बर का प्रिजर्वेशन कैसे करोगे, मतलब उसको सेफ कैसे रखोगे और टिम्बर की टेस्टिंग में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमसे पूछता है। बस इतने से ज्यादा हमें टिम्बर में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। क्लियर है बात? तो बिल्डिंग मटेरियल आपका क्लियर हो गया है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है और ये सारे सब्जेक्ट आप 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अगर हम देखें इनके प्रिसाइज टॉपिक की बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टी 2 से 3 दिन के अंदर विद शॉर्ट नोट्स आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे मैं बात करता हूं सर्वे कॉन्स्टेंटली 10 मार्क्स का आ रहा है और सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वो स्केल से पूछा जाता है। स्केल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा मैं स्केल क्या होता है या स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सा स्केल बड़ा होगा, कौन सा स्केल छोटा होगा, ये सारी चीजें हमें स्केल से जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सरल टॉपिक है। तो हम बात कर सकते हैं
चेन एंड टेप करेक्शन, पूरा चेन और टेप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चेन और टेप करेक्शन इनके फॉर्मूले जनरली पूछता है कि फॉर्मूला क्या होगा, इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और एक दो छोटा मोटा जो न्यूमेरिकल है वो आप यहां पे देख लीजिएगा, तो वो आपका यहां पे काम कर जाएगा। चेन एंड टेप करेक्शन किस तरीके से होते हैं, नेगेटिव एरर होती है उनकी, पॉजिटिव एरर होती है चेन एंड टेप करेक्शन में, क्या एरर होती है, क्या करेक्शन का साइन होता है, यही सारी चीजें हमें यहां पर जानने की जरूरत होती है। कंपास सर्वेइंग में जनरली क्या होता है, कंपास सर्वेइंग हमें कंपास से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, लाइक मेरिडियन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। मेरिडियन के बाद बियरिंग्स क्या होती हैं, मतलब एंगल मेजरमेंट क्या होता है। ट्रू, अगर हम बात करें ट्रू बियरिंग को मैग्नेटिक बियरिंग में कन्वर्ट कैसे करना है, या मैग्नेटिक बियरिंग को ट्रू बियरिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। फोर बियरिंग क्या है और बैक बियरिंग क्या है, इनको आपस में कैसे निकालेंगे। तो यहां से जनरली बियरिंग वाले पोर्शन से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं तो 1 से 2 इंस्ट्रूमेंट, कंपास या थियोडोलाइट। कंपास जनरली हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, कंपास पूछा जाता है, थियोडोलाइट पूछा जाता है। और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होता है तो हमारे पास लेवल्स की बात कर ली जाती है, लेवल्स कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से, या टेक्योमीटर में कौन कौन से लेंस हम यूज करते हैं टेक्योमेट्री में, वो टेक्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट लगभग कंपास, थियोडोलाइट, लेवल्स और टेक्योमेट्री, इनसे अलावा और कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यहां पे नहीं पूछ सकता है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। लेबलिंग में बात कर रहा हूं तो लेबलिंग में जनरली हम बात करते हैं कितनी तरीके की साइड होती है, 4 साइड होती है, बैक साइड होती है और इंटरमीडिएट साइड होती है। साथ ही साथ यहां लेबलिंग में मैं बात करता हूं कि अगर लेबलिंग की मैं बात कर रहा हूं तो 2 डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंसेस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन आपसे पूछा जाता है। और एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है रेसिप्रोकल लेबलिंग से, किससे पूछा जाता है, रेसिप्रोकल लेबलिंग से एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग का हमें ध्यान रखना है, एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है रेसिप्रोकल लेबलिंग का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा लेबलिंग के मेथड, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं लेबलिंग का मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, तो ये मेथड की आपसे बात की जाती है कि ये मेथड क्या होते हैं। लेबलिंग में अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इतना सफिशिएंट है, और ये पोर्शन कवर करने में मैक्सिमम 2 डेज का आपको टाइम लगेगा, मैक्सिमम 2 डेज की बात कर रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से होता है, तो आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी हो जाते हैं, वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कोस्टिंग की, QSC की। तो मैं QSC की बात कर रहा हूं, ये भी कांस्टेंट है आपका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का। तो हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं एक चौखट है, ठीक है, एक डोर फ्रेम है, एक चौखट है, इसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, मीटर स्क्वायर में, किस तरीके से। ब्रिक वर्क है, इसको किस तरीके से, एक्सकेवेशन वर्क है, मीटर, मीटर क्यूब, किस तरीके से उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ये सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जनरल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहां पर पूछे जाते हैं। तो जनरली जितने भी तरीके के सिविल इंजीनियरिंग के वर्क होते हैं उनके बारे में आपको मेजरमेंट के यूनिट आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर है। एनालिसिस ऑफ रेट्स की बात करूंगा कि अगर आप मान लीजिए कोई ब्रिक मशीनरी बना रहे हैं, ब्रिक मैसनरी बना रहे हैं, तो ब्रिक मैसनरी, अगर हम बात करें ब्रिक मैसनरी बना रहे हैं, तो ब्रिक मैसनरी को किस तरीके से बनाना है, उसमें प्रपोर्शन क्या होगा सीमेंट वगैरह का, और उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या होगा, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स में अगर मैं बात करूंगा, इन सभी तरीके की बातें होती हैं कि हमारा एक ब्रिक वर्क करना है तो उसका रेट एनालिसिस क्या होगा, किस तरीके से होगा, उनका प्रपोर्शन क्या होगा, अगर हमें एक मोटार बनाना है उनका प्रपोर्शन क्या होगा, किस तरीके से होगा, उनकी रेट वगैरह किस तरीके से लगाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जनरली, तो यहां पे आपको कुछ फॉर्मुलेज भी होते हैं, वो फॉर्मुलेज भी आपको याद रखना है। वैल्यूएशन अगेन मूल्यांकन, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, मूल्यांकन। तो अगेन एक मूल्यांकन की बात करेंगे, अर्थवर्क का एक्सकेवेशन होना है, उसका मूल्यांकन करना है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैशनरी बन रही है उसका मूल्यांकन होना है। तो डिफरेंट तरीके के मूल्यांकन, डिफरेंट तरीके के वैल्यूएशन, स्टेयर केस बन रहा है तो किस तरीके से वैल्यूएशन करना है, तो वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की जाती हैं कि वो वैल्यूएशन में कंप्लीट होती हैं। और ये पोर्शन मुश्किल से आपका 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो अभी तक आपने मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 2 दिन, 4 दिन और 2 दिन। तो अगर हम बात करें 8 दिन में आपने 3 सब्जेक्ट जो 50% कवर कर रहे थे, 4 सब्जेक्ट, उसमें से 3 सब्जेक्ट कवर अप कर
लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से आप इनका रिवीजन भी कर सकते हैं, इनको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। ये स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ है एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की टीम, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, और आप उनके साथ डिस्कशन करके अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ही इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा आउटपुट लाए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अगेन मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए जनरली स्टूडेंट्स छोड़ते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हम बात करें बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। हम जनरली जाने क्यों छोड़ देते हैं पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ काइनेमेटिक्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करें तो हर जगह यूज होती है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। जैसे हम बात करें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या फैक्टर हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं वो विस्कोसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप पढ़ लेते हैं, उनको आप समझ लेते हैं, और जनरली उनके यूनिट पूछ लेते हैं। कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछ लेते हैं, उनके यूनिट। कोई भी प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए मैंने बोला बल्क मॉड्यूलस के का यूनिट क्या होगा, मैंने बोला विस्कोसिटी, डायनामिक या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उनका यूनिट क्या होगा, डायरेक्टली यूनिट आपसे पूछ लेते हैं। तो एटलीस्ट यूनिट तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। देन मैं बात करूंगा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अगर मैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, तो वाटर के अंदर प्रेशर का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, क्या मेथड होते हैं, तो वहां पे आपको जनरल फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए। जनरल जो फॉर्मुलेज हैं वो जनरल फॉर्मुलेज आपको यहां पे पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, जनरल फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है, बस आपको फॉर्मूला लगा है रो जी एच और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रेशर कितने टाइप का, एटमॉस्फेरिक है, नीचे जा रहे हैं, वैक्यूम है, कहां पे किस तरीके का प्रेशर है, प्रेशर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और इसका मेजरमेंट किन किन इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको यहां पर जानना जरूरी हो जाता है। फ्लूइड डायनामिक्स की बात करूं तो फ्लूइड डायनामिक्स में आपके कुछ थ्योरम्स आते हैं, कुछ चीजें आती हैं जहां पे आप बात कर रहे होते हैं, तो वो थ्योरम्स जो होती हैं वो थ्योरम्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। तो उनके जनरल जो एजम्पशंस हैं, और जनरली अगर हम बात करें उन थ्योरम्स के जो रिलेशनशिप हैं, वो रिलेशनशिप और एजम्पशंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आसानी से फ्लूइड डायनामिक्स पोर्शंस भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो रही है बात। अगेन फ्लो थ्रू पाइप्स में डिफरेंट तरीके का फ्लो हो सकता है पाइप्स के थ्रू। अगर पाइप्स पैरेलल में है तो क्या होगा, पाइप्स अगर हम बात कर रहे हैं पैरेलल में, पाइप अगर सीरीज में है तो क्या होगा, और अगर अलग अलग मेथड्स की बात करें, बर्नौली थ्योरम्स यहाँ पे यूज होती है, डिफरेंट थ्योरम्स जो यूज होती हैं, तो वो सारी थ्योरम्स को आप अगर हम समझ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा नेक्स्ट पोर्शन होता है डायमेंशन एनालिसिस, और डायमेंशन एनालिसिस में जनरली आपके जो 5 नंबर है, डायमेंशन लेस 5 नंबर्स हैं, वो नंबर्स आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें फ्राउड नंबर हुआ, रेनॉल्ड्स नंबर हुआ, तो ये नंबर हैं, और इन नंबर से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं आप जनरली एग्जाम्पल के फॉर्म में उन मॉडल्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन जो बहुत वास्ट पोर्शन था, वो बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में आपके पास आ चुका है, जो कि आपका 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन के अंदर का, जब आप ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स दे रहे हैं, एक दिन में 5 to 6 आवर्स ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स दे देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। इससे कम भी दे रहे हैं तब भी चल जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ा हो। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो यही चीज आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रिसाइज टॉपिक यहां पे हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक टॉपिक होते हैं, वो एसएफडी बीएमडी होता है, यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इनको कैसे बनाते हैं, इनकी बेसिक अगर हम बात करें, इनको ड्रॉ कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। इनकी बेसिक इक्वेशंस क्या होती हैं, बेसिक इक्वेशंस क्या होती है। जैसे हम बात करें अगर एक सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल लगा है, तो यूडीएल की बात करें यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर पॉइंट लोड लगा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा और मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा, ये हमें वैल्यूज याद होना चाहिए, और जनरल शेप याद होना चाहिए, जनरल शेप क्या होगा। अगर ये सारी चीजें आपको याद होती है तो एसएफडी बीएमडी का पोर्शन आपको वहां पे बहुत ही इजी तरीके से हैंडल हो जाता है, और जनरली क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है। अब आपको एक शेयर फोर्स डायग्राम दे देगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने को बोलेगा, तो आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। बेसिकली क्या इक्वेशन के बेंडिंग मूवमेंट का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाता है, शेयर फोर्स के बराबर हो जाता है। तो अगर ये बेसिक इक्वेशन याद है तो इसके थ्रू आप आसानी से डायग्राम को पहचान सकते हैं।
अगेन मैं बात करूं बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी, तो बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी की जो अजम्पशंस हैं और बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी के जो बेसिक फॉर्मूलेज और उनका थोड़ा सा एप्लीकेशन ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी को बड़ी आसानी से कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। टॉर्शन एक इंपॉर्टेंट होता है, जो टॉर्शन की इक्वेशन है कि टॉर्शन किस तरीके से लग रहा है, टॉर्शन की इक्वेशन है और टॉर्शन किस तरीके से अफेक्ट करता है मटेरियल को, ये सारी चीजें हमें पता होंगी। तो हम टॉर्शन की यहां पे बात कर लेते हैं। टॉर्शन इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली यहां पे टॉर्शन का वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कॉलम्स में जनरली हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ पूछा जाता है। इफेक्टिव लेंथ, दो कॉलम्स है, अगर मैं बात करूं एक कॉलम्स है दोनों साइड से फिक्स्ड है, तो बताइएगा एल लेंथ है कॉलम की, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। इस तरीके क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो कॉलम्स में लोड निकालने का मेथड है, ठीक है, लोड निकालने का मेथड है, रैंकाइन मेथड है और भी मेथड है। तो हम बात कर रहे हैं रैंकाइन मेथड में किस तरीके से निकालेंगे, क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम बात करते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है कॉलम की, ये आपको फॉर्मूले यहां पे पता होना चाहिए। तो ये जनरल हमारा एसएफडी में है। तो पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को छोटे से पोर्शन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, छोटे से पोर्शन में हमने कंपाइल कर लिया है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज हमने यहां पर बात कर ली है। तो हम इसको बड़ी आसानी से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, 2 से 3 दिन के अंदर। और फिर आप थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस भी जाग जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट ओनली आरसीसी की, तो यहाँ पे जनरली आपसे कोडल प्रोविजन पूछे जाते हैं। और जो ये कोडल प्रोविजन हो गए वो WSM के भी होते हैं एंड LSM के भी होते हैं। तो दोनों ही मेथड के कोडल प्रोविजन जनरली पूछ लेता है कि इस कोड के अकॉर्डिंग बताइएगा कि समुद्र के अंदर, सी वाटर के अंदर किस टाइप का हम मिक्स यूज करेंगे, M20 M30। तो ये कोडल प्रोविजन है डायरेक्टली। या पूछ लेगा कोडल प्रोविजन के अंतर्गत जो हम कंक्रीट बना रहे हैं उसका पीएच वैल्यू क्या हो, उसमें जो वाटर मिला रहे हैं उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो ये सभी कोडल प्रोविजन यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बीम के कुछ कोडल प्रोविजन है कि बीम अगर सपोर्टेड है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, या बीम में किसी तरीके से बेंडिंग हो रही है तो उसकी लेंथ वगैरह क्या होगी, किस तरीके से होगी। डायरेक्टली कोडल वैल्यूज हमें पूछी जाती है। तो यहाँ पे कोडल वैल्यूज आपको याद करनी है। तो अगर आप मुश्किल से आधा घंटा डेली भी दे रहे हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आधा घंटे आरसीसी को दे रहे हैं, तो ये दोनों पोर्शन बीम्स के कोडल प्रोविजन और कॉलम्स के कोडल प्रोविजन आपको याद हो जाते हैं। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कोडल प्रोविजन की, तो आरसीसी मैंने आपको कंक्रीट पहले ही बताया था बिल्डिंग मटेरियल में। तो कंक्रीट की जितनी भी कोडल प्रोविजन है, मिक्स से लेकर उसको बनाने की, उसकी टेस्टिंग की जो भी कोडल प्रोविजन है, वो आप ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल में कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोनों जगह इफेक्टिव हो जाता है। फिर हमसे जो पूछे जाते हैं स्लैब के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। 2 बे स्लैब है, 1 बे स्लैब है, किस तरीके से स्लैब में आप मूवमेंट का कैलकुलेशन करेंगे और किस तरीके से वहां पे उसकी डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो इनके फॉर्मूलेज मेनली क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेज आपसे पूछे जाते हैं। उनका एप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा कंप्लीटली, लेकिन उनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। प्री स्ट्रेसिंग काफी बड़ा पोर्शन है, लेकिन प्री स्ट्रेसिंग में आपके फॉर्मूले मेनली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें प्री स्ट्रेसिंग में कुछ लॉसेस होते हैं, और अगर मैं उन लॉसेस की बात कर रहा हूं तो लॉसेस का कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे श्रिंकेज के कारण कुछ लॉसेस हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें टेंशनिंग के कारण कुछ लॉसेस हुआ, टेम्परेचर के कारण कुछ लॉसेस हो सकता है। तो ये सारे लॉसेस होते हैं। इन लॉसेस के जो फॉर्मूले होते हैं इन लॉसेस के जो फॉर्मूले होते हैं वो उन फॉर्मूले की बात हम यहाँ पे करना है, और वो फॉर्मूले ही हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, हमें बिल्कुल तरीके से पता होना चाहिए, तब हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले, साथ ही साथ प्री स्ट्रेसिंग में जो इनिशियली प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस निकालते हैं वो किन किन कारणों से होती है। एक तो लोड के कारण होती है, दूसरा प्री स्ट्रेसिंग के कारण होती है। तो हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि टोटल स्ट्रेस जो आएगी वो किन किन कारणों से आ सकती है। तो इनिशियल पोर्शन है, हमें ये भी चीजें पता होना चाहिए। लॉसेस के साथ साथ हमें ये भी चीजें पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। प्री स्ट्रेसिंग, पोस्ट स्ट्रेसिंग, सॉरी प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग होता क्या है, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। बस आइडिया, डेफिनेशन पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप लॉसेस की बात करेंगे तो आपको दोनों के लॉसेस देखना होंगे। डेफिनेशन पता होना चाहिए, आप इसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। अगेन ये जो सब्जेक्ट है आपका मैक्सिमम 3 डेज में कंप्लीट हो सकता है, अगर आप चाहें तो 3 डेज में। और बाकी कोडल प्रोविजन बचे हुए हैं तो आप उनको आधा घंटे अगर डेली रिवाइज करते हैं
एग्जाम होने तक एक बार आप रिवाइज करें, 3 दिन के अंदर फिर रिवाइज करें, फिर हफ्ते भर के अंदर रिवाइज करें और महीने भर के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल आप रट लेंगे उनको किस तरीके से होते हैं। और अगर मैं 8 क्वेश्चन की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन कोडल प्रोविजन के ही आते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के फॉर्म में बात कर रहा हूं। अगेन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो बेसिक्स ऑफ कनेक्शंस आपको पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ कनेक्शंस मतलब जितने भी तरह के कनेक्शन होते हैं, बेल्टेड कनेक्शन होता है, बोल्टेड कनेक्शन, जनरली जो हमसे पूछा जाता है बेल्डिंग और बोल्टिंग के बारे में, रिवेटिंग के बारे में, रिवेट या बोल्ट, जो भी बेल्ट है, रिवेट है या बोल्ट है, इन कनेक्शंस के बारे में पूछा जाता है। उनके बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक किस तरीके से करते हैं इनको, या उनकी बेसिक थ्योरी क्या है, वो चीजें आपको अगर पता होंगी, आप आसानी से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को निकाल ले जाएंगे, सॉरी स्टील स्ट्रक्चर को, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को आप निकाल ले जाएंगे। अगर हम बात करें चेक ऑन सिलेंडर रेशियो, तो अगर हम देखें डिफरेंट तरीके के मेंबर होते हैं, कुछ कंप्रेशन मेंबर होते हैं, कुछ टेंशन मेंबर होते हैं, और उनका स्लेंडरनेस रेशियो किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये फॉर्मूला बेसिक और इस चीज की बेसिक इंफॉर्मेशन कि अगर हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड है, उसके लिए सिलेंडर रेशियो की वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें कैंटिलीवर है किस तरीके से होना चाहिए, तो ये सारे सिलेंडरनेस रेशियो आपको यहां पर याद होना चाहिए, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगेन कोडल प्रोविजन, तो फिर इनको आधा आधा घंटे पढ़ने की जरूरत है डेली। लेसिंग्स एंड बैटन्स के और प्लेट गर्डर्स के और इंडस्ट्रियल शेड, इंडस्ट्रियल शेड आपने पर्लिन्स वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा, पर्लिन्स, तो जनरली पर्लिन्स से रिलेटेड हम बात करते हैं, यहां पर कोडल प्रोविजन पूछे जाते हैं, मतलब कोड की वैल्यू, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल हमें कोड की वैल्यू वो याद करना है कि किस तरीके से, अभी हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, बाद में हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है, तो कोडल प्रोविजन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन दोनों पोर्शन के। नेक्स्ट, प्लास्टिक एनालिसिस का एक क्वेश्चन आता है जनरली, लेकिन एक क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो क्वेश्चन जनरली फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला कि प्लास्टिक एनालिसिस में अगर हम बात करें किस तरीके से, अगर मैं बात कर रहा हूं एक रिंग है, उसका शेप फैक्टर क्या होगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं एक सॉलिड रिंग है, सॉलिड प्लेट है, इसका शेप फैक्टर क्या होगा, तो जनरली कुछ ज्योमेट्री हैं, उनके शेप फैक्टर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक एनालिसिस करते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला कैसे होगा। साथ ही साथ जो हमारे हिंज पोर्शन बनेंगे, प्लास्टिक हिंज पोर्शन बनेंगे, वो किस तरीके से होंगे, फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें जो प्लास्टिक मूवमेंट अप्लाइड होना है, इन जो हिंज पोर्शन पे प्लास्टिक मूवमेंट अप्लाइड होना है, वो मूवमेंट किस तरीके से अप्लाई होना है। तो ये सारी चीजें आपको जनरल फॉर्म में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायग्राम देकर के पूछ लेता है, बताइए इसमें कितने प्लास्टिक हिंज हैं, बताइए इसमें कितने प्लास्टिक हिंज है, तो हमें प्लास्टिक हिंज किस तरीके से फॉर्म होंगे, ये चीज यहां पर पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं जियोटेक इंजीनियरिंग, अगेन इसका वेटेज बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमें फेस डायग्राम समझने होने चाहिए कि हमारे सॉइल में 3 तरीके के लेयर होते हैं, सॉलिड, वाटर एंड हमारा होता है क्या, एयर, और उनके बेसिस पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक वॉइड रेशियो होता है, लाइक पोरोसिटी होता है, उसके बाद कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटीज होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटीज होते हैं, इनकी जनरल जो है डेफिनेशन और जनरल फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इन प्रॉपर्टीज के बीच में, इन प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल अगर प्रॉपर्टीज, तो यहां से एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट हो जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, उनके रिलेशनशिप से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें, मुश्किल से 2 घंटे में ये पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट मतलब लिक्विड लिमिट क्या होगी, प्लास्टिक लिमिट क्या होगी, और श्रिंकेज लिमिट क्या होगी, अगर आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा, इस तरीके से जो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं आईसी और आईएल, ये क्या शो करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल के लिए, ये सारी बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये भी पूछा गया था, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए आप किस सीव साइज से पास हुआ सॉइल यूज करेंगे, तो लिक्विड लिमिट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए लिक्विड लिमिट, अगर एक बार लिक्विड लिमिट पढ़ ली तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं 425 माइक्रोन। क्लियर है बात, आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हमें ये सारे पैरामीटर पता होना चाहिए, इनका जनरल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आईपी और आईसी के तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स कई बार फॉर्मूले ही पूछे गए, केवल और केवल फॉर्मूले पूछे गए हैं। यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान देने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में अगर हम बात पूछें तो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हमसे पूछा जा सकता है, और इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं बहुत ही सिंपल वे में, एक तो पार्टिकल साइज क्या होते हैं डिफरेंट सॉइल्स के, और पार्टिकल साइज के अलावा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, सॉइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो कौन से मेथड हैं
कौन से मेथड हैं जिनसे सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यूनिफाइड क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, और किस तरीके से करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में जनरली हमसे कोर्स सॉइल, और अगर हम बात करें कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन हमसे पूछ लिया जाता है, कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो यहां फाइन सॉइल का जब क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी चार्ट जो कि अटरवर्क द्वारा दिया गया था, तो पिछली बार क्वेश्चन यही था कि कंसिस्टेंसी चार्ट किसने दिया है, अटरवर्क ने दिया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वो चार्ट हमसे पूछ लेते हैं, उसमें आई लाइन अगर हम बात करें वहां पे अगर हम पूछते हैं ए लाइन और यू लाइन की इक्वेशन पूछ ली जाती है, ए लाइन और यू लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो जनरल इक्वेशन आप समझ के बात कर सकते हैं। परमेबिलिटी पूरे चैप्टर की बात नहीं, हम बात करेंगे परमेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, और परमेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जनरली वो बोल देता है अगर बताइएगा अगर फ्लो जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी हाफ हो गई तो परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये फैक्टर ही है कि किस तरीके से हो। तो परमेबिलिटी के फैक्टर वाले पोर्शन पे हमें थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत हो जाती है। कंसोलिडेशन में और सेटलमेंट में, कंसोलिडेशन और सेटलमेंट में यहां से फॉर्मूले पूछे जाते हैं। जनरली क्या पूछा जाता है, फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, मेनली फॉर्मूले पूछे जाते हैं। फॉर्मूले हमें यहाँ पे याद होने चाहिए सेटलमेंट एनालिसिस के और कंसोलिडेशन के, किस तरीके से फॉर्मूले हैं, कितने तरीके से कर्व हैं और क्या क्या कॉफिशिएंट होते हैं, उन कॉफिशिएंट के यूनिट क्या क्या है, बस इतनी चीजें हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन में पता होना चाहिए। तो ये मेजर पोर्शन है जो सॉइल में पूछा जाता है। जबकि अभी पिछले साल से कुछ देखा गया है शेयर स्ट्रेंथ और फाउंडेशन इंजीनियरिंग से भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जनरली यहाँ पे जो होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, केवल फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ रहे हैं, फॉर्मूले हमसे पूछ रहे हैं। शेयर स्ट्रेंथ के फॉर्मूले पूछ लेते हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं उनके फॉर्मूले पूछ लेते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बियरिंग कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथड होते हैं, तो उनके फॉर्मूले पूछे ले जाते थे। पहले फाउंडेशन इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते थे, अब फाउंडेशन इंजीनियरिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि फॉर्मूले हमें एटलीस्ट फॉर्मूले यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर है बात। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बात करूं बहुत शॉर्ट में, पहला तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में से आपको पता होना चाहिए कि सर्वे कैसे करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे कैसे करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में से आप इंजीनियरिंग सर्वे की बात करेंगे। फिर ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो हम बात कर रहे हैं, एक तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, और सुपर एलिवेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। और दूसरा जो हमसे पूछा गया है ट्रांजिशन कर्व के बारे में पूछा जाता है, ट्रांजिशन कर्व। तो जो लास्ट ईयर भी पेपर हुआ था, इन दो टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो जनरल टर्म्स होते हैं, जनरल टर्म्स कि ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है, इनके जनरल टर्म्स एंड देयर यूनिट, उनके यूनिट से बात की जाती है कि यूनिट क्या होंगे, उनके जनरल यूनिट क्या होंगे, तो ये सारे यूनिट हमसे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा इन यूनिट का, इन जो जनरल टर्म्स हैं, इन जनरल टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप, इन जनरल टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप यहां पे पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन जनरल टर्म्स, उन जनरल टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो हम वहां पे वो रिलेशनशिप यहां पे पूछा जा सकता है, तो वो पूछा जाता है। ये चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है। तो हमें इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट पेवमेंट डिजाइन में फॉर्मूले और उनके फैक्टर। फॉर्मूले, पेवमेंट डिजाइन में हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के साथ साथ पेवमेंट डिजाइन को जनरली कम से कम पूछा जा सकता था, लेकिन अब ये भी पूछा जाता है कि पेवमेंट डिजाइन में कितने लेयर्स होते हैं, पेवमेंट्स में एक पर्टिकुलर पेवमेंट है उसमें कितने लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स में क्या क्या पैरामीटर हैं जो पेवमेंट डिजाइन में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं जो पेवमेंट डिजाइन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि पैरामीटर, जैसे हम बात करें कि अगर हम बात करें डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, अगर टायर प्रेशर है, ठीक है, टायर रिजिडिटी फैक्टर है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट के है। अगर हम बात करें रिजिड पेवमेंट में, तो हमारा रिजिड पेवमेंट में अलग से फैक्टर हो जाते हैं। जैसे हम बात करें स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, किस पोर्शन पे कहाँ किस तरीके से स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। अगर हम बात करते हैं टाई बार प्रोवाइड करने हैं, कहाँ प्रोवाइड करना है टाई बार, डबल बार किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, इस तरीके के जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपसे जनरली पूछा जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतने टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आराम से कवर अप कर सकते हैं, मुश्किल से 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में आप इसको कवर अप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की, तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का जैसा पैटर्न चेंज हुआ है तो टॉपिक्स चेंज हुए हैं, टॉपिक्स चेंज हुए हैं। तो हमारे जो टॉपिक है, पहला आया परमिसिबल लिमिट ऑफ वाटर क्वालिटी, इनकी केवल एक टेबल होगी कि अगर हम बात करेंगे वाटर क्वालिटी,
वाटर में डिसॉल्व सॉलिड कितना होना चाहिए, वाटर का अगर हम बात करें टीडीएस नंबर क्या हो, थ्रेशोल्ड नंबर क्या होना चाहिए, वाटर का कलर किस तरीके से होना चाहिए, वाटर में पीएच क्या होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर एक लिस्ट वाइज अगर आप कर लेते हैं और उनको याद कर लेते हैं तो डायरेक्टली वो पैरामीटर की लिमिट पूछी जाती है कि परमिसिबिलिटी कितने लिमिट से ज्यादा होने पे मैं उस वाटर को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स यहां पे चेक किए जाते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। रैपिड सैंड फिल्टर, आरएसएफ एंड एसएसएफ, रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर के आप जनरल पॉइंट्स यहाँ पे, जनरल पॉइंट कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से काम करता है, ये जनरल पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल पोर्शन में जो पोर्शन पूछा गया है वो बीओडी से है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से है और क्लोरीन डिमांड से है। तो बीओडी आपको पता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर कवर कीजिएगा और यहां से एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। पॉपुलेशन फोरकास्ट में आपने जनरली फॉर्मूले पढ़ना है, फॉर्मूले, तो फॉर्मूले अगर आप याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। केवल फॉर्मूले याद करना है, कौन कौन से मेथड हैं और किस किस मेथड से आप यहाँ पे फॉर्मूले लगा के यूज कर सकते हैं। क्लोरीन डिमांड में भी फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले याद करना है। तो अगर मैं बात करूंगा बीओडी इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। सॉलिड वेस्ट में ना थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको इसको एक बार रीड करना है और बेसिक डेफिनेशंस हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अगर हम बात करें एयर की प्रेजेंस में अगर सॉलिड को जलाया जाता है, सॉलिड वेस्ट को क्या होगा, एयर की एब्सेंस में जलाया जाएगा तो क्या होगा, डंप करना है तो सी लेवल में कितनी दूरी पर जाकर के डंप करेंगे या डंपिंग यार्ड बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। बेसिक डेफिनेशन है, तो आप 2 घंटे के अंदर इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन एयर पॉल्यूशन में आपके टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या क्या, नाइट्रोजन का क्या अमाउंट होगा, ऑक्सीजन का क्या अमाउंट होता है, अमोनिया किस तरीके से बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, क्या पॉल्यूटेंट प्राइमरी है, सेकेंडरी है, किस तरीके के पॉल्यूटेंट हैं ये, इन चीजों पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनके कंट्रोल मेजर करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट या क्या क्या कंट्रोल मेजर किस तरीके कंट्रोल किया जाए, ये जनरल। नॉइज पॉल्यूशन में बोलूंगा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि नॉइज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, नॉइज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, और अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप कुछ लिमिट्स याद कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन के ईयर्स की लिमिट, सुनने की क्षमता कितनी होती है, बच्चे के सुनने की क्षमता कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि आप जनरल फिजिक्स में भी कवर अप कर लेते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन आपको अगर मैं बोलूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का कंप्लीट सिलेबस आपने कुछ पॉइंट्स में समराइज कर लिया है और ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, अगेन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग मुश्किल से 1 नंबर का आता है और वो भी नहीं आता है। एयरपोर्ट भी अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है बिल्कुल नहीं आता है। तो मेजर पोर्शन हाईवे इंजीनियरिंग का होता है, तो हमने हाईवे इंजीनियरिंग की बात की। इसी तरह वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में अगर हम बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग मेजर पोर्शन होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में 99% अगर 95% 9 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन इरिगेशन का होगा, 1 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी का होगा। तो हाइड्रोलॉजी में आप जनरल टर्म्स यूज कर सकते हैं, जनरल टर्म्स क्या होंगे, और हाइड्रोग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोग्राफ क्या होते हैं। साथ ही साथ फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स ये क्या होता है, इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं 4 टॉपिक तो आपका यहाँ पे हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। तो इरिगेशन मेन होता है, इरिगेशन में जो पोर्शन पूछ सकता है आपको टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड पूछा जाता है। इरिगेशन के क्या क्या मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, कौन सा मेथड किस क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, ये जनरल यहाँ पे टर्म पूछे जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है ड्यूटी एंड डेल्टा, तो आपको सिंपल रिलेशनशिप पता होना चाहिए, इनका रिलेशनशिप और फॉर्मूला पता होना चाहिए, ड्यूटी एंड डेल्टा होते क्या है और इनका रिलेशनशिप किस तरीके से है, उस फॉर्मूले में जो वैल्यू लगाना है उनका यूनिट क्या है, बस इससे आपका पूरा डेल्टा एंड ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के कितने वाटर डेप्थ जाने पे, जैसे हम बात करते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, और इनका रिलेशनशिप आपस में वाटर डेप्थ के साथ, वाटर डेप्थ के साथ इनका रिलेशनशिप क्या है, वो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इफिशियंसीज हैं, तो उन इफिशियंसीज के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, केवल उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो इफिशियंसी की आप डेफिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। डैम्स एंड स्पिलवे अगर हम देखें ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर ये 2 पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्रॉस ड्रेनेज से लगभग हर शिफ्ट में
कि एक्यूफर्स बनेगा। अगर हम बात करें क्रॉस ड्रेनेज में तो क्या होता है, एक्वाडक्ट बनेगा, साइफन एक्वाडक्ट बनेगा, किस तरीके का क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 4 लाइन में 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, उन चारों स्ट्रक्चर को आप 4 लाइन में समझ सकते हैं। मुश्किल से आप 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका नाम क्या है, नाम आपसे पूछा जाता है। डैम एंड स्पिलवे में भी आपसे जनरली नाम पूछे जाते हैं, डैम पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी किन किन फोर्सेस के द्वारा अफेक्ट होती है, ये सारे जनरल पैरामीटर आपसे डैम्स एंड स्पिलवे में पूछे जाते हैं। तो डैम्स में जो फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस किस तरीके से लग रहे हैं, फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट देंगे, डैम की स्टेबिलिटी को कम करेंगे, ये सारे पैरामीटर डैम्स में आपसे जनरली पूछे जाते हैं। कितने टाइप के डैम होते हैं, स्पिलवे में आपसे स्पिलवे का नाम पूछा जाता है कि पर्टिकुलर स्पिलवे क्या होगी, या आपको एक डायग्राम दे देगा, वो पूछेगा पर्टिकुलर स्पिलवे कौन सा स्पिलवे है। तो इनके जनरली डायग्राम, और आपको नॉर्मल सी बात करूं तो स्पिलवे के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कैनाल का पॉइंट में कैनाल के टाइप पूछ लेता है, कैनाल कितने टाइप की होती है। अगर हम बात करें रिज कैनाल होती है, साइड स्लोप कैनाल होती है, किस तरीके की कैनाल होती है। रिज कैनाल क्या दोनों साइड इरिगेट कर सकती है, क्या एक साइड इरिगेट करती है। तो टाइप ऑफ कैनाल ये एक टॉपिक होता है पूरा कैनाल डिजाइनिंग में, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेसिस के फॉर्मूले, लेसिस के फॉर्मूले, ये लेसिस थ्योरी जो है आपकी, लेसिस थ्योरी के फॉर्मूले यहाँ पे पूछ लेता है। तो कैनाल का भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे के 2 टॉपिक से अभी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। नीचे के जो 2 टॉपिक हैं उनसे अभी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट में बात करूंगा यहाँ पे, एक और मैं बात कर लेता हूं टॉस। तो टॉस में अगर मैं बात कर रहा हूं तो टॉस में जनरली जो आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, ठीक है। अगर टॉस में हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, टॉस में क्या पूछा जाता है। टॉस में जनरली देखिएगा, टॉस की मैं बात करूं, टॉस में जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, इनडिटर्मिनेसी क्या होगी, इनडिटर्मिनेसी क्या होगी और डिटर्मिनेसी क्या होगी, डिटर्मिनेसी क्या होगी, ये जनरली आपकी बात पूछी जाती है कि डिटर्मिनेसी और इंटरमिनेसी क्या होगी। साथ ही साथ ट्रस के बारे में पूछा गया जाता है कि ट्रस की जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन क्या है। ट्रस की जो जनरल इक्वेशन है, जो मेंबर्स के बीच में, हिंजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या है, या ट्रस के जो 0 मेंबर हैं वो 0 मेंबर कैसे निकाले जाएंगे, किन किन मेंबर में 0 फोर्सेस होगा, या इसके मेथड क्या होंगे, वो सारी चीजें। अब हम इंडिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टेबिलिटी की भी बात यहाँ पे कर लेंगे। तो ये जनरल क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं जो कि आप ये वाला पोर्शन सोम में कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग ये वाला पोर्शन जो होता है वो सोम में कंप्लीट, तो ट्रस वाला पोर्शन बचता है, तो एक पोर्शन में आपका कंप्लीट हो जाता है। बस बाकी जो टॉस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोम के जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक में कवर अप हो जाते हैं। जो सोम के आपको टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं वो उनके साथ कवर अप हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सारी चीजें मैंने समराइज कर दी हैं। आप एक इंजीनियर हैं, आप रणनीति बनाएंगे और कम समय में भी अच्छा आउटपुट, जैसे हम सेमेस्टर एग्जाम में करते थे, एक रात में मैंने उठाया और टिक किया ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं पास होता था बहुत अच्छे मार्क्स से। तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हिम्मत दिखा दी तो सक्सेस आपसे दूर नहीं रह पाएगी। और एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस और अनअकैडमी आपके साथ हैं इन सारी प्रोसेस में। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपको बता दिया गया है, एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की पूरी टीम है, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैं ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूं, तो आप वहां से मुझे सर्च कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी। और आपके लिए मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, अगर आपने इतना पोर्शन कर लिया है तो आप टेक्निकल में आराम से 65 to 75 स्कोर कर सकते हैं। साथ ही इन टॉपिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको चीजें, तो आपने देखा हर चीज 2 से 3, और अगर मैंने 12 सब्जेक्ट किया है तो 3 सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं 12 सब्जेक्ट, तो ऑन एन एवरेज 3 दिन एक सब्जेक्ट को दिया जाएगा। तो कितने दिन हो रहे हैं, 36 डेज। और आपके पास कितने डेज बाकी थे, लगभग 55 डेज या 50 डेज अभी आपके पास बाकी हैं। तो आप मान के चलिएगा 36 डेज में आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो बाकी के बचे हुए जो आपके 20 दिन हैं, आप मान लीजिए 20 दिन कम से कम आपके पास बचे हैं, उसमें आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप जो चीजें हैं उनको प्रॉपरली मैनर में कर पाएंगे। तो आप बने रहिएगा,
हमारे साथ और गाइडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो दोस्त पैनिक हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर के वो रिलैक्स हो जाएं कि किस तरीके से आसान वे में हम स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप कि आप इस बार सिलेक्शन के साथ हमसे मिलेंगे जरूर। सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन के पहले हम पार्टी भी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि हम साथ में हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।